नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मुकेश स्टडी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे 4100 प्लस सेलेक्टेड एसके झा सर के द्वारा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये वीडियो आपका 3 है। पहले का वीडियो नहीं देखें तो आप चैनल के ऊपर जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप सभी देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर रहा। क्या बोल रहा है आप सभी को? पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों में संबंधित होता है? तो कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। ठीक है, इसका सही आंसर है आपका एस्ट्रेकोलॉजी, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन रहा ये आपके स्क्रीन के ऊपर। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन में संबंधित है? ठीक है, यकृत का उपचार और अध्ययन में संबंधित है। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, अगर आपको पूछ दिया जाए कि तंत्र का अध्ययन किसे कहा जाता है, ठीक है, यानी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किसे कहा जाता है? तो न्यूरोलॉजी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? न्यूरोलॉजी को कहा जाता है। और किडनी का अध्ययन किसे कहा जाता है? ठीक है, किडनी का अध्ययन किसे कहा जाता है? तो नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, नेफ्रोलॉजी को किडनी का अध्ययन कहा जाता है। ठीक है, और रक्त का अध्ययन, ठीक है, जिसे ब्लड कहते हैं, ठीक है, रक्त का अध्ययन किसे कहा जाता है? तो हेमेटोलॉजी। किसे कहा जाता है? हेमेटोलॉजी को रक्त का अध्ययन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। आप जितने भी पॉइंट हम बोल रहे हैं आप सभी लिखते जाइएगा और अच्छी तरह से उसे याद रखिएगा, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, हम बोलते जाएंगे, आप लोग कवर करते जाइएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, प्राचीन काल में जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित आवेशों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। तो किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा आप सभी को बताना था। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका जीवाश्म विज्ञान। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, जीवाश्म विज्ञान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। टेक्सोनोमी मूल रूप से डैश से संबंधित है। ठीक है, टेक्सोनोमी मूल रूप से डैश से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, तो ये होगा किससे संबंधित है? ये है आपका जैव विविधता से। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, जैव विविधता से। और आप लोग क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा, ठीक है, और सही से उसको समझ कर आंसर दीजिएगा, जल्दीबाजी मत कीजिएगा, इसी जल्दीबाजी में ही गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रहा आपका 5 नंबर क्वेश्चन, बायोस्टेमेटिक्स का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका उद्देश्य पूछा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा डी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे हम 6 नंबर क्वेश्चन। और देखिए इस क्वेश्चन से आपको 5 क्वेश्चन आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपको सीखने के लिए मिलेगा। देखिए आप अब ध्यान से देखिएगा। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ से बन रहा है कि पक्षियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, पक्षियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एंथ्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, पक्षियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं वंशागत का अध्ययन को क्या कहते हैं? वंशागत अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जेनेटिक्स। क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। आप साथ साथ में बोलते जाइएगा तो और आपको याद होगा। ठीक है, और क्लास जब भी कीजिए तो एक अलग जगह जहाँ पे कि ज़्यादा लोग ना हो, ताकि बोलने में भी और पढ़ने में भी मजा आएगा। ठीक है, चलिए दूसरा चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन किसे कहते हैं? पर्यावरण अध्ययन किसको कहते हैं? ठीक है, पर्यावरण का अध्ययन किसको कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी को पर्यावरण अध्ययन कहते हैं। ठीक है, लास्ट में जीवाश्म हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए तो इससे आपको 4 क्वेश्चन मिला और एक खुद ये क्वेश्चन है, यानी 5 क्वेश्चन आपको इससे सीखने को मिला। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप ऑप्शन की ओर चलेंगे, हम यहाँ पे मिलान कर दिए हैं। ठीक है, आप चलिए हम इसका ऑप्शन की ओर चलेंगे। ऑप्शन रहा ये आपके स्क्रीन के ऊपर। क्या बोल रहा है? देखिए मिलान हम किए थे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। आप सभी मिला के देख लीजिएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलेंगे हम 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन भी हुबहू उसी तरह से है, इसमें भी आपको लगभग 4-5 क्वेश्चन इससे भी आपको मिल जाता है। ठीक है, देखिए तो आप शहद की मक्खी यानी कि शहद है, तो ये जो है कि पिसिकल्चर से आपका होता है, ये भी राइट है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से युग्म में कौन सा सम्मिलित नहीं है? जो सम्मिलित नहीं है उसके बारे में, यानी जो गलत है उसके बारे में हमको बताना है। ठीक है,
तो सेरीकल्चर होता है आपका रेशम कीट हो गया, उसी का ये नाम है सिल्कवर्म, ठीक है। और पीसी कल्चर में आपका क्या होता है, मछली पालन, ठीक है। पीसी कल्चर में होता है आपका मछली पालन, जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया गया, ये आपका गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। और हॉर्टिकल्चर होता है फूलों का, ठीक है, फूलों का अध्ययन, हॉर्टिकल्चर फूलों का अध्ययन, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट हम चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन भी आपको यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब, ठीक है। तो आप सभी बढ़िया से देखिएगा और अच्छी तरह से इसको रिवाइज करिएगा और साथ में बोलने की प्रयास कीजिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, यहाँ भी पूछ रहा है, वो गलत कौन सा है उसी को बताना है, ठीक है। क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा, जल्दीबाजी में पढ़ के आप सही बता देते हैं, यहाँ पूछ रहा है नहीं है, ठीक है। चलिए, फूलों को खेती को क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन ए ठीक है ये, ठीक है। फसलों को खेती को क्या कहता है, एग्रोनॉमी, ये भी सही है आपका। सब्जियों को खेती को क्या कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर, ये गलत है आपका। हॉर्टिकल्चर तो फूलों का अध्ययन को कहा जाता है हॉर्टिकल्चर, ठीक है। फलों को खेती को क्या कहा जाता है, पोमोलॉजी, फलों को खेती को क्या कहा जाता है, पोमोलॉजी। तो इसका गलत जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, इसका आंसर, राइट आंसर इज द सी नंबर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट चलते हैं, आपका ये रहा 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एस्ट्रोलॉजी, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। सर्पों के विष में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है, सर्पों के जो विष होता है उसमें जानकारी प्राप्त करना कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका सर्पोटोलॉजी, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। और पक्षियों का अध्ययन बोले तो आप सभी को कमेंट में बताना है पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, आपको पहले भी बता दिए हैं, ठीक है। आप सभी को कमेंट में बताना है पक्षियों का अध्ययन को क्या कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिका कंग कौन सा है, ठीक है। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिका कंग कौन सा है, ये बताना है आप सभी को। चलिए, तो इसका सही आंसर आप सभी को बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतःप्रादुर्बीय जलिका, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। अंतःप्रादुर्बीय जलिका, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट रहा आपका 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, ये क्या बोल रहा है, किस कोशिका कंग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है, किस कोशिका कंग को कोशिका मास्टर कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा आपका, तो इसका सही आंसर है आपका नाभिक, ठीक है, नाभिक, ऑप्शन क्या हो जाएगा, नाभिक, ठीक है। तो और देखिए, अब अगर पावर हाउस ऑफ सेल क्या दे, पावर हाउस ऑफ सेल, तो आप मानिएगा माइटोकॉन्ड्रिया, क्या बोलिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट चलते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर है ये आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है, कोशिका पर्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, कोशिका पर्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, तो इसका सही आंसर होगा आपका डी, ठीक है, केंद्रक, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, केंद्रक। अगर डी आपको ऑप्शन में नहीं रहे तब आप ऑप्शन बी मार सकते हैं, सेकंड में आप मारिएगा ऑप्शन बी, अगर ये नहीं रहे तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट चलते हैं हम 14 नंबर, जंतु कोशिका के निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, तो ये होता है आपका सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। कोशिका सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति, अभी जस्ट आपको हम बताए हैं माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो हम नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन रहा ये आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है आप सभी को, प्रोटीन संश्लेषण निम्न में से क्रियाकांगों में से किसकी भूमिका सबसे अधिक है, ठीक है। निम्न प्रोटीन में से निम्न कोशिकाओं के में से किसकी भूमिका सबसे अधिक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका, तो इसका सही आंसर है आपका, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको एक चीज़ इसमें से भी याद रखना है, ठीक है। तो क्या, तो देखिए, इसे फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन किसे कहा जाता है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को, ऑप्शन हो जाएगा राइबोसोम। इससे अगर पूछे कि फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन किसे कहा जाता है, राइबोसोम को, ठीक है। अगर आपको पूछ दिया जाए पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया बोलिएगा, क्या, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, ठीक है। और फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है, ठीक है।
राइबोसोम को कहा जाता है। और आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। इन सभी पॉइंट को भी अच्छी तरह से आप जितना भी पॉइंट हम बता रहे हैं आप अपने कॉपी में एक तरह से एडजस्ट करते जाइए और लिखते जाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर 16 नंबर रहा ये, ठीक है। क्या बोल रहा है? स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में न्यूनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले सबसे पहले हम समझेंगे स्तंभ कोशिका है क्या, इसके बारे में समझेंगे। स्तंभ कोशिका उसे कहते हैं जो कि ऐसे कोशिका जो किसी भी जीवों या पदार्थ हो, ठीक है, उसके किसी भी एक अंग में वृद्धि करने के लिए जो जिम्मेदार कोशिका होती हैं उसको हम कहते हैं स्तंभ कोशिका, ठीक है। ये आप समझ चुके होंगे। चलिए इसका ऑप्शन की ओर चलेंगे। पहला ऑप्शन है आपका बीज पुटी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एक मात्र होता है। तो बीज पुटी क्या है इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो इसका सही क्या होगा इसका मतलब, तो ये देखिए इसका है क्या, बीज पुटी का मतलब अर्थ होता है या मतलब बोल सकते हैं तो इस कोशिका का समूह होता है। क्या होता है? ये कोशिका का एक समूह होता है, ठीक है। चलिए तो ये भी आपका ये विचार करना है, तो ये भी आपका सही है। और दूसरा चलते हैं, स्तंभ कोशिका के बीज कोटियों को नष्ट किए बिना प्राप्त किया जा सकता है, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट चलेंगे हम 3 नंबर। क्या कर रहा है? स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अंतकाल तक स्वयं ही पात्र संजीवित हो जाती हैं, ऑप्शन हो जाएगा, ये भी आपका सही है। और 4 नंबर ऑप्शन की ओर चलेंगे, देखते हैं 4 नंबर क्या कह रहा है इस पे विचार करने के लिए। भारतीय अनुसंधान केंद्र के कुछ कोशिकाएं रेखाओं का भी सृजन किया जिन्होंने कई बार उत्तकों के विकसित किया जा सकता है, ये भी सही है। यानी कि इसका 4 का 4 सही है। इसका देखिए ऑप्शन नीचे दिया गया है, ठीक है, कथन बता रहा है, ये चारों कथन इसका बिल्कुल राइट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। कथन ए बी सी यानी ए बी सी डी चारों कथन इसका राइट है, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट हम चलेंगे 17 नंबर आंसर क्वेश्चन की ओर। पहला 17 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। प्राक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं, ठीक है, ये पूछा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। जो जहाँ पे हमको लग रहा है कि डिस्कस करने को वहाँ हम करेंगे, ठीक है, और जो कि ऐसे है उसको हम ऐसे निकालते जा रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं, ठीक है, गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं। देखिए गुणसूत्र पहले बनता है कैसे गुणसूत्र, ये हमको समझना है पहले, ठीक है। गुणसूत्र बनता है कैसे, देखिए गुणसूत्र बनता है प्रोटीन से, डीएनए से और आरएनए से मिलकर गुणसूत्र बनता है, ठीक है। किससे किससे मिलकर बनता है आपका, ध्यान से सुनिएगा, प्रोटीन प्लस डीएनए प्लस आरएनए से मिलकर ये गुणसूत्र बनता है, ठीक है। आप इतना समझ गए गुणसूत्र कैसे बनता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका होगा जीनोम, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगर जीनोम नहीं होगा, अगर जीनोम नहीं होता तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका जानते हैं, अगर सेकंड में नहीं, सेकंड ऑप्शन होगा आपका ये जीन, ठीक है, सेकंड ऑप्शन होगा ये जीन, ठीक है, बिल्कुल समझ गए। चलिए तो हम नेक्स्ट चलेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। ये रहा आपका 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, सॉरी 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। क्या बोल रहा है, फूलों और बीजों में विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है, ठीक है, फूलों और बीजों में विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, कौन करता है, तो क्रोमोप्लास्ट करता है। कौन करता है, क्रोमोप्लास्ट करता है ये, ठीक है। तो पहले इसमें देखिए, इसमें हम क्रोमोप्लास्ट करता है। अगर पूछ दिया जाए आपको क्लोरोप्लास्ट, यानी क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, तो ये जो है कि क्लोरोप्लास्ट क्या है, तो हरित लवक का इंग्लिश वर्ड है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक का इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। चलिए और ये जो है कि मतलब पौधे की पत्तियों को रंगहीन बनाता है, हरा बनाता है, मतलब हरा बनाता है ये क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और क्यूलोप्लास्ट क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट से क्या होता है आप इसको समझेंगे, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट का क्या होता है ये समझेंगे। तो इसमें रंगहीन बनाता है, ठीक है, जड़ और तना जैसे होता है ये रंगहीन बनाता है इसमें, ठीक है। और नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइम के संग्राहकार की तरह कार्य करता है? तो इसको आपको बताना है। तो ये किसके कार्य करता है? तो ये करता है आपका लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है आप सभी को बताना है। आत्महत्या के थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। अगर पूछ दिया जाए आपको मतलब कि आपको पूछ दिया जाए पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। इतना आप सभी को दिमाग में रखना है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे हम 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ठीक है, देखिए 21 नंबर में हम किस अवस्था, क्वेश्चन को पहले पढ़ रहे हैं, किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है? अगर आप पीछे पढ़े होंगे समसूत्री विभाजन, उसमें आप सभी को बताया गया होगा। ठीक है, अगर पीछे पढ़े होंगे बायोलॉजी में आप समसूत्री विभाजन आपको 5 प्रकार का होता है आपका। ठीक है, समसूत्री विभाजन आपका 5 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है आप सुनिएगा। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और एक लास्ट होता है आपका टेलोफेज। ठीक है, आप एक बार फिर से सुनिएगा क्या कि समसूत्री विभाजन 5 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और ये आपका लास्ट है आपका टेलोफेज। ठीक है, तो उसमें इंटरफेज को जो है कि 2 भागों में बांटा गया। इंटरफेज को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इंटरफेज को 2 भागों में बांटा गया। पहला है G1 जो कि यहाँ G1 फेज दिया हुआ है और G2 फेज दिया हुआ है। पहले हम G1 फेज की बात करेंगे। G1 फेज में क्या होता है? ठीक है, इसके बारे में बात करें। G1 फेज में होता है आपका प्रोटीन प्लस डीएनए प्लस आरएनए का निर्माण करता है G1 में। ठीक है, ये आप समझ लिए। ठीक है, यानी कि G1 फेज में क्या होता है? प्रोटीन और डीएनए प्लस आरएनए का निर्माण करता है, ये आप समझ गए। और इसके अंतर्गत एक उपवर्ग होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत एक उपवर्ग होता है, यानी उपवर्ग होता है। ठीक है, जो कि एस फेज में होता है। ठीक, एस फेज होता है, ये जो है कि डीएनए का संश्लेषण करता है। ठीक है, जो कि वह एस फेज है जो कि डीएनए का संश्लेषण करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एस फेज ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। इतना आप समझ गए फेज 1 के इसी के बारे में। अब फेज 2 के बारे में चलते हैं। देखिए फेज 2 ये है यहाँ पे। तो ये बता रहा है क्या, ये इससे क्या होता है? तो इससे होता है आपका फेज 2 में, इसमें जो है कि डीएनए का संश्लेषण नहीं होता है। ठीक है, इसमें डीएनए का संश्लेषण नहीं होता है फेज 2 में। ठीक है, और इसमें सिर्फ किसका होता है? तो इसमें होता है प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण होता है इसमें फेज 2 में। ठीक है, इतना आप समझ गए। और अच्छी तरह से जितना बोले पॉइंट को आप कॉपी में नोट्स करते जाइएगा और बढ़िया से आप याद कीजिएगा, आपका कहानी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपका 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस अवस्था में सेंट्रोसोम विभाजित होता है? देखिए सेंट्रोसोम किस अवस्था में विभाजित होता है? ठीक है, तो जैसे अभी जस्ट हम आपको ऊपर ही बताए हैं कि समसूत्री विभाजन का ही कुछ हिस्सा है ये सेंट्रोसोम। तो देखिए इसमें पहले हम बताए थे आपको समसूत्री विभाजन कितने प्रकार का होता है। तो ये आप बताए थे 5 प्रकार के। एक बार फिर से आप रिपीट कर लेते हैं, आप लिख लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, देखिए प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टोलोफेज ये होता है आपका। तो देखिए प्रोफेज में क्या होता है? पहला ऑप्शन पे हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है आपका प्रोफेज। प्रोफेज में होता है कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली गायब हो जाता है। इसमें जो है कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली दोनों गायब हो जाता है। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए हम बता रहे हैं, आप लोग लिखते जाइएगा, हम बोल रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट बी नंबर की ओर चलते हैं, मेटाफेज की ओर। मेटाफेज यह तुर्क धागे का निर्माण करता है। ये क्या करता है? तुर्क धागे का निर्माण करता है मेटाफेज। ठीक है, ये ऑप्शन बी में। और ऑप्शन सी में हम चलेंगे, एनाफेज क्या होता है? एनाफेज होता है एस्ट्रोम, यही जो एनाफेज इसका यही होता है आपका एस्ट्रोसोम विभाजन। ठीक है, एस्ट्रोसोम विभाजन तथा एवं दोनों ध्रुवों के जो है, दोनों ध्रुव जो है कि दोनों ध्रुवों की ओर चला जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। लास्ट में बचा आपका टेलोफेज। टेलोफेज को हम तरह देख लेते हैं, इसका क्या होता है? टेलोफेज में इसमें होता है यह कि समसूत्री विभाजन की, ठीक है, समसूत्री विभाजन का अवस्था होती है। इसमें जो होती है समसूत्री विभाजन की अवस्था होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इतना आप समझ गए। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? ठीक है, तो चलिए तो अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है पहले देखिए। कोशिका विभाजन जो है 3 प्रकार का होता है। ठीक है, उसी के अंदर में ये आता है अर्धसूत्री विभाजन। पहले कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है, इसको हम समझेंगे कौन कौन सा होता है। पहला देखिए होता है सूत्री विभाजन और सूत्री विभाजन। ठीक है, और दूसरा होता है आपका समसूत्री विभाजन, तीसरा होता है आपका अर्ध
सूत्री विभाजन। तो असूत्री विभाजन में क्या होता है, विषाणु जीवाणु शैवाल होता है इसमें, ठीक है। असूत्री विभाजन में होता है विषाणु जीवाणु शैवाल होता है इसमें, ठीक है। और सूत्री विभाजन समसूत्री विभाजन में होता है स्तनधारी में होता है, ठीक है। ये किस में होता है, स्तनधारी में होता है। और अर्धसूत्री में क्या होता है, जनन कोशिका में ये होता है। कहाँ होता है ये, जनन कोशिका में ये होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट हम चलेंगे, चलिए 24 नंबर की ओर चलेंगे हम। समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिकाओं में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, तो ये होता है आपका बराबर होता है, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 25 नंबर के ओर चलेंगे। बाइल का स्रोत क्या है, बाइल का स्रोत हो जाएगा आपका जिगर से। जिगर को ही हम क्या कहते हैं, यकृत कहते हैं। यकृत को ही हम कहते हैं ये एक यह वसा का मतलब वसा को पाचन करता है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट हम चलेंगे आपको 26 नंबर की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन रहा ये आपके स्क्रीन के ऊपर। क्या बोल रहा है, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं आपको क्या कहते हैं इसका, तो इसका राइट आंसर होगा आपका रसवेदी अभिग्राहक, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट हम चलेंगे आपका 27 नंबर क्वेश्चन। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एवं वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका छोटी आंत में होता है। कहाँ पे होता है, छोटी आंत में, ठीक है, छोटी आंत में। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से होता है, लार ग्रंथि मुख गुहा में, ठीक है, लार ग्रंथि मुख गुहा में। प्रोटीन का पाचन कहाँ से होता है, अमाशय से होता है। और वसा का पाचन कहाँ से होता है, यकृत से होता है। चलिए तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए 28 नंबर हम चलते हैं। 28 नंबर रहा है, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी का, ठीक है, विटामिन बी का। और विटामिन ए का जो है कि गाजर है, ठीक है, गाजर हरी सब्जी, ठीक है, गाजर हरी सब्जी विटामिन ए का हुआ। और विटामिन सी का हो गया नींबू नारंगी, विटामिन सी का क्या हो जाएगा, नींबू और नारंगी। विटामिन डी का हो गया क्या आपका, सूर्य का प्रकाश मक्खन, ये हो जाएगा आपका विटामिन डी का स्रोत, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट चलते हैं हम 29 नंबर। हमारा दंतकल यानी इनामेल से बना होता है, किससे बना होता है ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कैल्शियम फास्फेट, ठीक है, कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। शरीर का सबसे कठोर भाग को ही इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं, इनामेल कहते हैं। यह बना होता है किससे, इनामेल किससे बना होता है, कैल्शियम फास्फेट से, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट हम चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये निम्नलिखित में से किसमें होमोडोडंत पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस किसमें पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मछली में। पहले देखिए दांत जो है कितने दो प्रकार के होता है, एगो होता है होमोजेंस, एगो होता है हेप्टोजेंस, ठीक है। होमोजेंस जो है कि मछली सांप कछुआ में पाया जाता है होमोजेंस में, ठीक है, हमें पूछा है होमोजेंस में, ठीक है। तो होमोजेंस और हेप्टोजेंस में क्या पाया जाता है, स्थानधारी जीव, ठीक है, इतना रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम चलेंगे आपका 31 नंबर क्वेश्चन की ओर हम। चलिए निम्नलिखित में से मानव आहार नलिका का भाग नहीं है, ठीक है, मानव आहार नलिका का भाग नहीं है ये पूछा है ना। तो इसका चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये भी मुख गुहा भी है, पित्ताशय भी है और बड़ी आंत भी है, ये तीनों आपका है। और जिसका पूछ रहा है भाग नहीं है तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ये भाग नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम आपका 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। गले में डैश के छिलके मौजूद होते हैं, तो क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपस्थि का, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे 33 नंबर क्वेश्चन। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जैविक स्टेम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेजी करने के उत्तरदायी होती हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका सही आंसर है आपका एंजाइम, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। वीडियो का अंतिम क्वेश्चन रहा ये आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों। और वीडियो पर पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।